दुनिया के तमाम देश प्रदर्शन और प्रतिरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए गोपनीय तरीके से तरह तरह की महंगी हैकिंग तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। ये टूल्स न सिर्फ व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं, बल्कि ये उनके सिस्टम में आपत्तिजनक सामग्री भी डाल सकते हैं। इसका मतलब ये कि यदि आप पुलिस या प्रशासन के निशाने पर हैं, तो भले ही आपने कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं की होगी, लेकिन आपके सिस्टम को हैक करके ऐसी चीज़ें उसमें डाली जा सकती हैं जो कि देश विरोधी या फिर किसी आतंकी, उग्रवादी या माओवादी गतिविधियों से जुड़ी होंगी, और फिर इसी आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर लेगी। ये पूरी कार्यवाही बेहद सुनियोजित तरीके से आपके साथ की जाती है। ये कहानी हम आपको इसमें बता रहे हैं क्योंकि चर्चित भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले को लेकर पुणे पुलिस पर भी इसी तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका के कुछ सिक्योरिटी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि उनके हाथ कुछ ऐसे प्रमाण लगे हैं जिसके आधार पर यह पुष्टि की जा सकती है कि कार्यकर्ता रोना विल्सन, कवि वरवरा राव और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेनी बाबू के ईमेल अकाउंट को हैक करने में पुणे पुलिस की भूमिका थी। ये तीनों लोग एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में शामिल हैं। इनमें से एक 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी थे, जो कि कई सालों से झारखंड में आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन पिछले साल जुलाई महीने में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये मामला इसलिए काफ़ी हाई प्रोफाइल है क्योंकि इसमें देश के कई नामचीन कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों, वकीलों, कलाकारों को आरोपी बनाया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भीमा कोरेगांव हिंसा केस क्या है। 31 दिसंबर 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में एल्गार परिषद नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें देश के कई नामी बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम भीमा कोरेगांव लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया था। भीमा कोरेगांव वही जगह है जहां 1 जनवरी 1818 को पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ऐतिहासिक जंग हुई थी। इसमें महार रेजिमेंट की बदौलत अंग्रेजी सेना ने पेशवाओं को हरा दिया था। पेशवा के शासन में कई घोर जातिवादी नीतियां लागू की गई थी और महारों पर अत्याचार किए गए थे। इसलिए इस दिन को महारों के विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 1 जनवरी को बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और महार योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। हालांकि एल्गार परिषद कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 2 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़क गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हुए। इसे लेकर पुणे पुलिस ने आरोप लगाया कि एल्गार परिषद कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसके कारण कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। ये चीज़ काफ़ी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम में जाति के नाम पर उकसाकर पुणे समेत अलग अलग जगहों पर हिंसा कराई गई है। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर दर्जन भर से अधिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और वकीलों को इसमें आरोपी बनाया। इस केस में गिरफ्तार होने वालों में नागपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य विभाग की प्रमुख रह चुकी शोमा सेन, वकील अरुण फरेरा और सुधा भारद्वाज, लेखक वरवरा राव, कार्यकर्ता वर्नॉन गोंसाल्विस, कैदियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले रोना विल्सन, यूएपीए विशेषज्ञ और नागपुर से वकील सुरेंद्र गाडलिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेनी बाबू, लेखक और मुंबई के दलित अधिकार कार्यकर्ता सुधीर धावले, विस्थापितों के लिए काम करने वाले गढ़चिरौली के युवा कार्यकर्ता महेश राउत और कबीर कला मंच के कलाकार सागर गोरखे, रमेश गायचोर और ज्योति जगताप शामिल हैं। करीब 2 सालों तक पुणे पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। फिलहाल यह केस एनआईए के अंडर में है, लेकिन कई डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञों ने इस केस में इकट्ठा किए गए सबूतों पर सवाल उठाया है। इस केस में तमाम सबूत आरोपियों के फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, पेन ड्राइव जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुटाए गए हैं। इसे लेकर अभी तक मैसाचुसेट्स स्थित डिजिटल फोरेंसिक फर्म आर्सेनाल कंसल्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कार्यकर्ता रोना विल्सन के कंप्यूटर में सेंधमारी की गई थी और हैकिंग के जरिए उनके कंप्यूटर में आपत्तिजनक पत्र प्लांट किए गए थे। इस मामले पर अब एक अन्य साइबर सिक्योरिटी फर्म सेंटिनेल-1 के अमेरिकी विशेषज्ञों ने खुलासा किया है। इन्होंने दावा किया है कि एल्गार परिषद मामले के एक नहीं बल्कि 3 आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इसमें पुणे पुलिस विभाग की भूमिका थी। वाइड मैगजीन को एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने बताया, इस बात को साबित करने के प्रमाण हैं कि जिसने इन लोगों के सिस्टम में साक्ष्य प्लांट किए और जिसने इन्हें गिरफ्तार किया, उन दोनों के बीच कनेक्शन है। उन्होंने आगे कहा, यह नैतिक रूप से समझौते से परे की बात है, यह कठोरता से भी परे है। इसलिए हम इन पीड़ितों की मदद करने की उम्मीद में जितना हो सके उतना डेटा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
साइबर सिक्योरिटी फर्म सेंटिनल-1 ने मामले के एक आरोपी रोना विल्सन के 100 से अधिक हैक किए गए ईमेल्स का अध्ययन किया। इसके बाद फर्म ने बताया कि साल 2012 से ही रोना विल्सन के ऊपर साइबर अटैक हो रहा था। साल 2014 में जाकर यह और बढ़ गया और साल 2016 तक लगातार उन पर अटैक होता ही रहा। अपनी इस जांच के दौरान इस सिक्योरिटी फर्म ने यह भी पाया कि हैकर्स ने एक बैकअप मैकेनिज्म तैयार कर रखा था ताकि वे कभी भी इनके यानी कि विल्सन, बाबू और राव के ईमेल्स को अपने कंट्रोल में ले सकें। फर्म ने जब ये जानना चाहा कि इस बैकअप में किसके ईमेल्स और फ़ोन नंबर दर्ज हैं तो उन्हें पता चला इसमें पुणे पुलिस के उन अधिकारियों के नाम हैं जो भीमा कोरेगांव केस की जांच कर रहे हैं। सेंटिनल-1 ने अन्य रिसर्चर्स जैसे कि इंटरनेट संबंधी काम करने वाली सिटीजन लैब के साथ इस पर और जांच की, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि रिकवर किए गए ईमेल और फ़ोन नंबर पुणे पुलिस अधिकारियों के ही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है सिक्योरिटी रिसर्चर ज़ेशान अजीज ने ट्रूकॉलर के लीक हुए डेटाबेस से पता लगाया कि ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पुणे पुलिस अधिकारियों के हैं। उन्होंने iimjobs.com भारत की एक नौकरी भर्ती वाली वेबसाइट के लीक हुए डेटाबेस से फ़ोन नंबरों की पुष्टि की है। एक सिक्योरिटी विशेषज्ञ ने वायर्ड को इन चीज़ों को सार्वजनिक करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा, हम आमतौर पर लोगों को ये नहीं बताते कि उन्हें किसने निशाना बनाया, लेकिन ये सब देखते देखते मैं एक तरह से थक गया हूँ। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन ये सब करके किसी आतंकवादी को नहीं पकड़ रहा है, बल्कि वह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के पीछे पड़े हुए हैं। आपके लिए ये तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी धीरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।